नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा, या जिसे हम आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी कह सकते हैं, है ना। ब्रिटिश शक्ति किस प्रकार से अपना विस्तार भारत में कर रही होती है ना। जैसे हमने देखा कि बंगाल में 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला को हरा देती है कंपनी, और फिर देखिए वो भारत में प्रसार करना शुरू कर देती है। दिल्ली में देखिए सत्ता कमज़ोर हो चुकी थी, जो दिल्ली के सम्राट थे वो अब कठपुतली सम्राट बन के रह गए थे, और जो एक महत्वपूर्ण शक्ति बची थी मराठा शक्ति, वो मराठा शक्ति भी बहुत सारे युद्धों के कारण, और अंतिम युद्ध जो पानीपत का उनका हुआ, जो ग्रेट युद्ध जिसे कह सकते हैं 1761 का, पानीपत के तृतीय युद्ध में हार के बाद मराठा शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाती है, और उसके बाद में धीरे धीरे जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में अपना कब्जा करना शुरू कर देती हैं। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें, 2 मिनट में हम जो पिछला हमने जो सब कुछ पढ़ा था उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली अपना ठिकाना बनाते हैं सबसे पहले कालीकट, कोचीन, गोवा, बसीन, दमन, दीव। उसके बाद में आते हैं डच लोग, और डच लोग अपना मुख्य केंद्र बनाते हैं पूर्वी तट पर, और पूर्वी तट पर वो बनाते हैं अपना नागापट्टिनम में, पुलिकट में, ठीक है। और उनका मुख्य केंद्र हुआ करता था वो पुलिकट, बाद में नागापट्टिनम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज़ों का मुख्य केंद्र होता है सूरत पहले, और सूरत के बाद में मद्रास हो जाता है, मद्रास में के बाद में कलकत्ता, और फिर बम्बई इनका मुख्य केंद्र। 3 मुख्य केंद्र इनके हो जाते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंसी भी कहा जाने लगता है। उसके बाद में आते हैं डेनिश कुछ ज़्यादा यहाँ पर कर नहीं पाते, और उनकी बस्तियाँ बंगाल में श्रीरामपुर और तमिलनाडु में त्रिंकोवार नामक स्थान पर होती है। और सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र होता है पांडिचेरी, और यहाँ पर सूरत भी होता है पश्चिमी तट पर, और मुख्य केंद्र इनका होता है चंद्रनगर बंगाल में, और पांडिचेरी बाद में इनका मुख्य केंद्र बन के रह जाता है। तो ये हो गया हमारा जो पिछले लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर्स में हमने देखा था उसका रिवीजन बहुत ही जल्दी। अब हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठे भी हार गए, ठीक है, और उसका सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है? ब्रिटिश कंपनी को, क्योंकि अब उनके सामने, अगर ब्रिटिशर्स के सामने कोई बड़ी शक्ति थी तो वो कौन थे? मराठा। क्योंकि दिल्ली का दरबार जो है वहाँ पर शक्ति शून्यता उत्पन्न हो चुकी थी, वहाँ के दिल्ली के दरबार में जितने भी सम्राट थे वो अब कमज़ोर हो रहे थे, बंगाल में इन्होंने हरा दिया था, ठीक है। तो इसलिए इनके सामने एक बड़ी शक्ति कोई बची थी तो मराठा, और मराठाओं की शक्ति का भी खात्मा हो जाता है पानीपत के तृतीय युद्ध में। अब देखिए, मराठाओं के भी ख़त्म होने के बाद में इनका एकमात्र शत्रु कौन बच गया? वो थी फ्रेंच कंपनी, क्योंकि पुर्तगाली लोग पहले हर हथियार डाल चुके हैं, डेनिश लोग उतने थे नहीं, डच लोग भी हथियार डाल चुके थे, तो इनके सामने एकमात्र बचे थे फ्रांसीसी लोग और फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो फ्रेंच और ब्रिटिश 2 कंपनियों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी युद्ध होंगे, वो युद्ध सिर्फ यहाँ की महत्वाकांक्षा को लेकर ही नहीं होंगे, बल्कि यूरोप में जो वहाँ के किस प्रकार से राजनीतिक गठबंधन बन रहे हैं, किस प्रकार के राजनीतिक सूत्र वहाँ पर पैदा हो रहे हैं, उस सब से भी प्रभावित होता है। ये सब कुछ देखेंगे आगे कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा अब हम देख लेते हैं। भारत में क्या होता है कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां सबसे पहले किस रूप में आई थी? व्यापार करने के लिए आई थी, परंतु बाद में ये कंपनियां भारतीय राजनीति में धीरे धीरे उलझने लगती है। और कभी कभी तो ये होता क्या है कि यहाँ की जो स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं उनके ऊपर ये रिएक्ट करती जाती हैं, और वैसा हो जाता है। और कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि ये जो कर रहे थे वो एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि उनको वहाँ से ब्रिटेन से और उनकी फ्रांस से उनको सहायता प्राप्त हो रही थी, उस प्रकार से उनको आदेश हुआ करते थे। हमने देखा कि किस प्रकार से उनके राजा उनको आदेश देके भेजते थे कि आप पूर्व में जाओ, आप उपनिवेश बनाओ, वहाँ की बस्तियाँ, वहाँ पर आप जाके फोर्टिफिकेशन करो, वहाँ जाके आप जीत हासिल करो, व्यापार करो, जो भी करो, उनको आदेश दिया जाता था ना, तो उन्हें एक वैधता तो प्राप्त होती ही थी अपने देश से, ठीक है। और आंग्ल और फ्रांसीसी जो कंपनियां थी उनके मध्य भारत में एकाधिकार स्थापित करने को लेकर कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं, और तीसरा जो युद्ध होता है उसमें निर्णायक रूप से फ्रांसीसी कंपनी हार जाती है, और वो फिर उसके बाद से फ्रांसीसियों का जो अधिकार मात्र जो होता है ना, वो अधिकार उनका पांडिचेरी नाम की जगह होती है वहाँ पर ही
रह जाता है और फिर अंग्रेज़ों के सामने कोई और शक्ति नहीं रह जाती है। अब वो एक छत्र राज करने के लिए भारत पर तैयार है। ये देख लीजिए मैप है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये सूरत है, ये मुंबई है, ये माँ है, ये कालीकट यहाँ पर है। पुर्तगालियों का ज़्यादातर जो ठिकाना था वो पश्चिमी तट पर ही हुआ करता था। पूर्वी तट पर कारिकल, ये है पांडिचेरी देखिए जहाँ पर पुर्तगालियों का ठिकाना रहता है। ये चेन्नई है ना, जिसे पूर्व काल में मद्रास कहा जाता था। ये मसूलीपट्टनम, ये है यनम, यहाँ है बालासोर उड़ीसा में, यहाँ है ढाका, और यह कासिम बाजार, और यह है चंद्रनगर। चंद्रनगर में भी फ्रांसीसी बस्तियाँ हुआ करती थी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों होता है। देखिए कर्नाटक नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्नाटक इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, हालांकि कर्नाटक इन्वॉल्व है, मगर मुख्य इसके जो आप कह सकते हो कि खेल के खिलाड़ी कौन है, तो इसके खिलाड़ी हैं फ्रांसीसी और अंग्रेज। अब आप कहोगे सर फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ राजनीतिक संबंध जो है, या सॉरी राजनीतिक गठबंधन जो है वो इसी प्रकार के बन गए थे कि इन दोनों को लड़ना अपरिहार्य इनका हो जाता है ना। तो वही देखते हैं इसमें। 1740 में यूरोप में क्या होता है, ऑस्ट्रिया नाम का एक देश होता है। अब आप कहोगे सर ऑस्ट्रिया के नाम के देश से हमें क्या मतलब है, ऑस्ट्रिया नाम का देश अब आगे आपको दिखाएंगे। यूरोप में क्या होता है, ऑस्ट्रिया नाम का एक देश होता है। पहले प्रशिया, जैसे आज जर्मनी है ना, तो फिर आज का जर्मनी आज की जर्मनी जैसा पहले नहीं हुआ करता था, उसका भी बाद में यूनिफिकेशन वगैरह हुआ, उसके बाद में बना। ये सब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो वहाँ पर अभी तो आप ये समझिए कि वहाँ पर ऑस्ट्रिया नाम का एक देश हुआ करता था। हालांकि ऑस्ट्रिया अभी भी एक देश है जिसकी राजधानी वियना है ना। तो ऑस्ट्रिया में वहाँ का राजा जब मर जाता है तो वहाँ के राजा के मरने के बाद में उत्तराधिकार का युद्ध वहाँ भी शुरू हो जाता है। और उस उत्तराधिकार के युद्ध में कुछ यूरोपीय शक्तियाँ जो है पक्ष में होती है, कुछ यूरोपीय शक्तियाँ विपक्ष में होती है, जैसा भारत में होता आया है। तो उनको लेकर यूरोप में युद्ध छिड़ जाता है। अब युद्ध यूरोप में और जहाँ जहाँ इनके उपनिवेश होते थे जैसे अमेरिका वगैरह, वहाँ भी युद्ध शुरू हो जाता है। उसका प्रभाव जो है भारत पर भी पड़ता है, क्योंकि जो दुश्मनी उनकी होती है वो यहाँ पर भी निकलती है, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था वो ये जो संघर्ष इनके बीच में हो रहा था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, उसका एक विस्तार मात्र ही हुआ करता था। क्योंकि यूरोप में इन दोनों शक्तियों के मध्य कोई युद्ध आरंभ होता था तो उसका प्रभाव इनकी कंपनियों पर भी पड़ता था। भाई जो देश में हो रहा तो इनकी कंपनियों पर तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। तो वो कंपनियों का पर जो प्रभाव पड़ा उसी की परिणति थी कि भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है, ठीक है। बार्नेट के नेतृत्व में ब्रिटिश नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों पर कब्जा कर लिया इधर हिंद महासागर में। बार्नेट नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था अंग्रेज, उसके नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी जो जलपोत हुआ करते थे उन पर कब्जा कर लिया। गुस्से में भाई वहाँ जब लड़ाई चल रही है दोनों देशों के बीच में तो यहाँ भी चलेगी। फिर पांडिचेरी का गवर्नर हुआ करता था जनरल डुप्ले, फ्रेंच गवर्नर हुआ करता था जनरल डुप्ले, ये बड़ा फेमस आदमी हुआ करता था। डुप्ले ने मॉरिशस में फ़ोन लगाया अपने फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्दोनियर को, है ना। ये ला बोर्दोने जो है ना, इसका पूरा नाम ला बोर्दोनियर, अब आप कुछ भी लिख दो, इनको तो अजीब अजीब से नाम होते हैं इनके। तो ला बोर्दोनियर को फ़ोन किया कि भाई पंगा हो गया है, मसला हो गया, आ जाओ तू। अब भाई साहब ला बोर्दोनियर मॉरिशस से निकलता है सहायता के लिए और यहाँ आकर ब्रिटिश प्रभुत्व वाला जो क्षेत्र हुआ करता था मद्रास को इन्होंने घेर लिया, जल मार्ग से भी घेर लिया। मद्रास देखिए जो अपनी चेन्नई आज का उस शहर को मद्रास कहते थे, तो वहाँ पर देखिए वो समुद्र तट के पास में, तो उसको जल मार्ग से भी घेर लिया और स्थल मार्ग से भी घेर लिया। भाई को बुला लिया इसने अपने को, ठीक। अब भाई को बुला लिया तो भाई इधर दो भाई हो गए, तो मद्रास को आत्मसमर्पण करना पड़ गया, अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करना पड़ गया फ्रांसीसियों के सामने, क्योंकि फ्रांसीसी जो है वो मजबूत होकर मॉरिशस इनके लिए सहायता आ गई। फिर ला बोर्दोनियर ने एक बड़ी राशि इनसे ले ली और मद्रास को वापस ब्रिटेन को दे दिया कि बहुत सारे पैसे ले लिए इनसे और मद्रास को ब्रिटेन को वापस लौटा दिया कि भाई ब्रिटेन पकड़ तेरा मद्रास वापस, हमें तो तू पैसे दे दे, हमारा इतना खर्चा हो गया, भाई देखो पेट्रोल जल गया वहाँ से लेके यहाँ तक आने का, ठीक है, और भाई अब देखो चाय पानी का खर्चा भी तो तुम्हें देना पड़ेगा। इस चक्कर में वापस उसको दे दिया गया मद्रास। मगर इस बात से डुप्ले सहमत नहीं था, भाई की बात से। भाई बोर्दोनियर सहायता के लिए आया, भाई अपनी जगह, पर भाई तेरी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, ये जो है मद्रास तुझे देना नहीं चाहिए, इनका नहीं चाहिए था, इनको अपने कब्जे में रख लेना चाहिए था। तो जैसे ही लॉ बोर्दोनियर उधर जाता है वापस, डुप्ले मद्रास को वापस कब्जे में कर लेता है। अभी अभी हारे हैं मद्रास को अंग्रेज, तो कमज़ोर है, तो वापस जीत लेता है इसका फ़ायदा उठाकर, ठीक है। परंतु सेंट फोर्ट डेविस नाम की जगह हुआ करती थी, ये पांडिचेरी से 18 मील की दूरी पर हुआ करती थी दक्षिण में।
वो सेंट फोर्ट डेविस नाम की, हालांकि उतना महत्व का नहीं हुआ करता था, सेंट फोर्ट डेविस जो इनका किला हुआ करता था अंग्रेजों का, इसको ये जीतने में सफल नहीं होता है। कौन? डुप्ले। बोर्डोनियर की बात नहीं मानी इसने, उससे असहमत हो गया और वापस से मद्रास को जीत लिया इसने, मगर ये सेंट फोर्ट डेविस है उसको ये जीत नहीं पाया और वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं हुआ करता था। अब देखिए कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ सेंट टोमे के युद्ध के लिए भी इसको याद किया जाता है। अब देखिए एग्जाम में पूछ लेगा यूपीएससी कि सेंट टोमे का युद्ध, इसका संबंध किससे है? इजी सा सवाल बना देगा। कर्नाटक के प्रथम युद्ध से, आंग्ल कर्नाटक के प्रथम युद्ध से, आंग्ल मैसूर युद्ध से, आंग्ल मराठा युद्ध से। अब आप चक्कर में पड़ जाओगे, सर टोमे का नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। सेंट टोमे के नाम पे आप सोचोगे पता नहीं यूरोप में कोई लड़ाई हुई होगी, तो सेंट टोमे नाम की जगह हुआ करती थी यही भारत में ही, है ना, सेंट टोमे। उसके लिए ये युद्ध हुआ था, तो उसके लिए ये इसको याद किया जाता है। इसमें हुआ क्या था, मद्रास पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाता है। डुप्ले ने मद्रास छीन लिया इनसे, वापस दोबारा से डुप्ले ने कब्जा कर लिया और डुप्ले ने कर्नाटक का नवाब हुआ करता था अनवरुद्दीन को ये वचन दिया था कि वो मद्रास को जीत लेगा और नवाब को दे देगा। देखिए होता क्या है, नवाब इनको बोलता है कि भाई मेरी सल्तनत में तुम लड़ाई झगड़ा मत करो। किस किस को? अंग्रेजों को भी बोलता है, फ्रांसीसियों को भी बोलता है कि मेरे जो सल्तनत है कर्नाटक की, इसमें आप दोनों यहाँ पर झगड़ा नहीं करोगे। मगर जो है डुप्ले धीरे से पहुँचा नवाब अनवरुद्दीन के पास में और उसको बोला कि नवाब साहब आप तो बीच में बोलो ही मत, मैं जो है ना इनसे मद्रास जीत लूँगा और मैं तो जीता ही रखा है मद्रास, और मद्रास जीत के मैं आपको दे दूँगा। ये वाली अनवरुद्दीन को ये बात कह दी। अनवरुद्दीन तैयार हो गया, भाई चलो कोई नहीं लड़ो तुम लोग। अनवरुद्दीन लालची, उसको लगा कि भाई दोनों आदमी लड़ रहे हैं, फ़ायदा मेरा अलग से हो रहा है, तो मैं वही बंदर वाली और बिल्ली वाली कहानी, तो मुझे तो फ़ायदा है। तो अनवरुद्दीन कहता भाई लड़ो तुम लड़ो, इनको अपने राज्य में लड़ने की ये यहाँ पर इनको अनुमति दे देता है और ये दोनों खूब लड़ते हैं। और ये मद्रास को जीतने कर देने की इसका जो वादा था ना, अब ये मद्रास को जीत लेता और वादे से मुकर जाता है डुप्ले को, मैं कैसे दे दूँ ऐसे यार, सारी मेहनत मैंने करी, तू उसे बैठा बैठा देख रहा है। तो ये अपने वादे से मुकर जाता है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अपने वादे से मुकर गया और इस वादे से मुकरने के वजह से नवाब इससे गुस्सा हो जाता है और नवाब गुस्सा होकर अपनी विशाल सेना भेजता है इनसे लड़ने के लिए। परंतु कहाँ नवाब की एक घिसी पिटी पुरानी सेना, और वहाँ देखिए छोटी सी सेना ने, मात्र छोटी सी सेना ने इनको हरा दिया। 10,000 की सेना लेकर नवाब ने भेजा था इनको, और इनकी शायद 700 की सेना ने इनको हरा दिया। समझ रहे हैं आप, कितनी छोटी सी सेना ने हरा दिया। क्योंकि फ्रांसीसी जो सेना थी ना बहुत अनुशासित हुआ करती थी, आधुनिक पद्धति पर ये पूरी ऑर्गेनाइज की हुई सेना हुआ करती थी, आधुनिक पद्धति से ऑर्गेनाइज की हुई सेना हुआ करती थी इसमें। और अपने वाले नवाबों की सेना वही घिसी पिटी, कोई वो नहीं है, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है। तो ये देखो 700 ने 10,000 को हरा दिया और अनवरुद्दीन साहब इसमें टपक जाते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर अड़ियार नाम की एक नदी होती है, उस अड़ियार नाम की नदी पर सेंट टोमे नामक जगह होती है, इसलिए इसको सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है, सेंट टोमे की लड़ाई इसे कहा जाता है। और इस सेंट टोमे के नामक स्थान पर फ्रांसीसी सेना हरा देती है अनवरुद्दीन की सेना को। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये सेंट टोमे का युद्ध तो समाप्त हो जाता है और फिर यूरोप में भी अब तक जो है एक्स-ला-शेपेल की संधि हो जाती है, और एक्स-ला-शेपेल की संधि में ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध है ना उसका समाधान हो जाता है। उसमें भाई अब वो वहाँ पर बैठ के सारी शक्तियाँ, प्रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, जो भी और देश जो वहाँ रूस वगैरह सब हुआ करते थे, वो सब देशों ने बैठ के संधि कर ली और उन्होंने इसका हल निकाल लिया। जैसे वहाँ पर एक्स-ला-शेपेल की संधि हुई, यहाँ पर भी युद्ध समाप्त हो गया। और इनमें देखिए ब्रिटिशर्स में और फ्रेंच लोगों में एक चीज़ होगी, जब जब संधि हो जाएगी ना, ये अपनी ज़मीन जिस जिसकी थी उसको वापस कर दिया करते थे। अब वापस वही स्थिति आ गई, जिसके पास जो युद्ध से पहले ज़मीन थी वो उसकी, और अब अपनी अपनी ज़मीनों पर ये वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। परंतु देखिए ये जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, ये जो संधि हुई थी एक्स-ला-शेपेल की संधि, इस एक्स-ला-शेपेल की संधि में ही दूसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बीज बो दिए गए थे। क्यों? क्योंकि ये जो संधि हुई थी, इस संधि में कोई सा भी पक्ष पूर्ण रूप से सहमत नहीं था। उनके दिल में अंदर तो एक ठेस थी उनके अंदर दिल में, परंतु बाहर से वो नहीं दिखाना चाह रहे थे। बाहर से भाई चलो कोई नहीं, अब इतना बहुत सारा नुकसान हो गया, हाँ हम सहमत हैं, पर अंदर तो उनको था कि मौका मिलने दे, बताऊंगा सबको मैं।
ठीक है। तो इसी संधि में, एक्सला-शेपेल की संधि में, आधुनिक इतिहास जब हम पढ़ेंगे, सॉरी मॉडर्न इंडिया, और फिर जब वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे कि किस प्रकार से वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए जाते हैं, उसी प्रकार से द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध होता है उसके बीज बो दिए जाते हैं एक्सला-शेपेल की संधि में ही, क्योंकि इस संधि से कोई सा भी पक्ष पूर्ण रूप से सहमत नहीं था। ठीक है, अब आ जाता है 1749 का टाइम। एक साल की बात हुई है अभी तो। 1748 में तो एक्सला-शेपेल की संधि साइन ही हुई है और 1746 में ये युद्ध शुरू हुआ था, है ना। तो 1748 में अब फिर से देखिए ये होने के बाद में एक साल में 1749 ईस्वी में वापस से युद्ध की नौबत आ जाती है। युद्ध की नौबत क्यों आती है? युद्ध की नौबत इसलिए आ जाती है कि भारत में भी देखिए, अब ये जो कंपनियां हुआ करती थी, ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी, ये अब तक तो व्यापार कर रही थी, परंतु धीरे धीरे ये कंपनियां अब क्या करने लगी थी कि भारत का जो उत्तराधिकार से संबंधित झगड़े हुआ करते थे ना भारत के राजाओं के, वो उत्तराधिकार से संबंधित झगड़ों में भी अपना अपना मत रखने लगे थे और उनमें हस्तक्षेप करने लगे थे। मैंने जब आपको पेशवा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से रघुनाथ राव जो है, राघोबाजी ने कहते हैं, रघुनाथ राव जाके अंग्रेजों के पास चला जाता है सूरत में, और सूरत में जाके अंग्रेजों से संधि कर लेता है कि मुझे आप राजा बना दो, मैं आपको ये वाला दे दूंगा, ये वाली दे दूंगा, ये पैसा दे दूंगा, ये जागीर दे दूंगा, है ना। तो वैसा ही अब ये जो है, ये नवाब वगैरह हुआ करते थे भारत में, वो अंग्रेजों वगैरह की शरण लेने लगे थे। तो इसी के चलते हुआ क्या, हैदराबाद और कर्नाटक में यहाँ पर उत्तराधिकार का जो संकट है वो आ जाता है। कैसे? हैदराबाद को जो पहला नवाब था चिनकुलिज खान नवाब, जो चिनकुलिज खान आसफ जाह प्रथम नवाब हुआ करता था, तो जो आसफ जाह की मृत्यु हो गई और उसके बाद में एक तो उसका बेटा होता है नासिर जंग और एक उसका पोता होता है मुजफ्फर जंग। हालांकि वो इस नासिर जंग का बेटा नहीं होता मुजफ्फर जंग, इसका भतीजा होता है, यानी कि आसफ जाह का तो पोता होता है और नासिर जंग का भतीजा होता है। समझ गए ना आप? और अच्छे से समझ लीजिएगा यहाँ पर। तो आसफ जाह की मृत्यु के बाद में उसका बेटा नासिर जंग और नासिर जंग के भतीजे मुजफ्फर जंग के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। ये तो बोलता है मैं राजा बनूंगा और ये बोलता है मैं राजा बनूंगा। चलो ठीक है, सेम टू सेम होता है कर्नाटक में। कर्नाटक का नवाब की मृत्यु के बाद में अनवरुद्दीन और उसका बहनोई चंदा साहब, इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है कि भाई मैं राजा बनूंगा, कर्नाटक का नवाब मैं बनूंगा, और ये कहता है मैं बनूंगा। ठीक है, अब ये जब हुआ, अब इस उत्तराधिकार के युद्ध में कौन हस्तक्षेप कर देता? सबसे पहले कर देते फ्रांसीसी। डुप्ले को चैन नहीं था बिल्कुल भी। डुप्ले को तो जब मौका मिला वो यहाँ शुरू कर देता था। उसकी देखिए, पहला कर्नाटक युद्ध में वो जीते तो श्रेष्ठता हासिल हो गई उसको, डुप्ले को। वाहवाही, फ्रांस तक उसकी वाहवाही हुई, यहाँ तो वाहवाही हुई कि भाई साहब आदमी डुप्ले है, आदमी तो डुप्ले घमंड में आ गया। देखिए, घमंड जब किसी व्यक्ति को आया वो डूबा है। रावण को घमंड आया, डूबा। मैंने अभी इतिहास में बताया था, मराठों को भी घमंड आया था, ले डूबा। डुप्ले को भी आया, डुप्ले भी डूबेगा, डुप्ले डूबेगा। कैसे? अब इसकी राजनीतिक इच्छा जागने लगी। अब ये क्या करने लगा, सिर्फ व्यापार के चक्कर में नहीं, ये कहने लगा कि अब तो मुझे भारत पे कब्जा ही करना शुरू कर देना है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये यहाँ पर भारतीय जो राजा हैं उनके राज्याधिकार में हस्तक्षेप ये करने लगता है, और वो चाहता कि मैं अब यहाँ पर शक्तिशाली बन के अंग्रेजों को तो एकदम पूरा निकाल ही दूँ। बाकी तो सब निकल ही चुके हैं, अंग्रेजों को भी पूरा यहाँ से निकाल दूँ और सिर्फ मैं हूँ यहाँ पर। इस प्रकार से हैदराबाद और कर्नाटक यहाँ के उत्तराधिकार में ये हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। देखिए, ये निज़ाम यहाँ के उत्तराधिकार में और ये कर्नाटक आरकोट की जो है वो निजामत है ना। तो इस आरकोट की निजामत में और निज़ाम की सल्तनत दोनों में ये क्या करने लगता है, हस्तक्षेप करने लगता है। ये देखिए, कर्नाटक जो है वहाँ पर तो अनवरुद्दीन और चंदा साहिब जो है वो क्लेम करने लग जाते हैं। और हैदराबाद में कौन कौन, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग आसफ जाह का बेटा और मुजफ्फर जंग पोता, ये दोनों जो है वहाँ पर लड़ाई लड़ना शुरू हो जाते हैं। ये बाप बेटा नहीं है, ये काका भतीजा है, चाचा भतीजा समझते हो ना आप, तो चाचा भतीजा है। तो इन दोनों के बीच में देखिए अब शुरू हो जाती है उत्तराधिकार की लड़ाई। हैदराबाद और कर्नाटक में जो चल रहा था उनमें डुप्ले ने क्या किया, मुजफ्फर जंग का साथ तो दिया वहाँ पर हैदराबाद में, और कर्नाटक में इसने साथ दिया चंदा साहिब का, क्योंकि अनवरुद्दीन तो इनके ऊपर युद्ध कर चुका था, तो अनवरुद्दीन का साथ ये क्यों देगा। ठीक है, इसलिए अब फिर अंग्रेजों के पास एक ही ऑप्शन बच गया। वो अंग्रेज जो है कर्नाटक में निज़ाम जो था हैदराबाद का, वहाँ तो नासिर जंग का साथ देंगे,
और अब रही भाई कर्नाटक की निजामत की बात, तो कर्नाटक में वो अनवरुद्दीन का साथ देंगे। इस प्रकार से मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब और डुप्ले, इन तीनों का एक गठबंधन बन गया। कौन कौन? मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब, चंदा प्लस डुप्ले, इनका एक गठबंधन बन गया। और नासिर, अनवरुद्दीन और अंग्रेजों का एक गठबंधन बन गया। ठीक है। 1749 में क्या होता है, फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है और अब कर्नाटक का नवाब कौन बन जाता है, चंदा साहिब बन जाता है। यानी अनवरुद्दीन का पत्ता साफ हो गया और डुप्ले जो जिसको चाहता था वो नवाब बन गया, कहाँ का, कर्नाटक का। अब बचा कौन, अब बचा हैदराबाद। 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना के साथ लड़ता लड़ता मारा जाता है। अब इसका जो पसंदीदा मुजफ्फरजंग है वो हैदराबाद का नवाब बन गया। तो डुप्ले अब फूला नहीं समा रहे। हैदराबाद में इसकी पसंद का आदमी मुजफ्फरजंग, कर्नाटक में इसकी पसंद का आदमी चंदा साहिब, और चंदा साहिब और कर्नाटक जैसे डुप्ले कहते वैसे काम करें। अब ये फूला नहीं समा रहा। अब तो ये किसी को कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। इसकी शक्ति अब चरम पर थी डुप्ले की। अब ये कहाँ अंग्रेजों को कुछ समझ रहा है। परंतु अनवरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली बच गया और युद्ध से बचकर भाग गया और अंग्रेजों के पास गया त्रिचिनापल्ली में, और त्रिचिनापल्ली में जाके वो शरण ले लेता है। अब जैसे ही पता लगता है डुप्ले को कि ये त्रिचिनापल्ली में छुपा है, डुप्ले फ़ोन करता है चंदा साहिब को और उसको मुजफ्फरजंग को कि बेटा आ जाओ। जैसे ही उसको फ़ोन करता है वो तीनों के तीनों आ जाते हैं। फ़ोन करना मतलब समझ रहे हो ना, चिट्ठी विट्टी लिख के बुला लेता है। अब ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कह रहा हूँ, फ़ोन करता है। अब फ़ोन करके बुला लेता है ये। अब फ्रांसीसी हो जाते हैं और चंदा साहिब ये सब मिलके दुर्ग को घेर लेते हैं और अंग्रेज़ों की तरफ से क्लाइव जो है इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा। उस टाइम में अंग्रेज़ों का यहाँ गवर्नर कौन हुआ करता था, रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव ये बड़ा ख़राब आदमी हुआ करता था। बंगाल की बहुत इसने धूलधानी करी थी। तो अब क्लाइव जो है वो त्रिचिनापल्ली के घेरे को तोड़ने में असफल होता है और कर्नाटक की राजधानी जो होती है अर्काट पर अधिकार कर लिया जाता है। अर्काट की पर किसका अधिकार हो गया, फ्रांसीसियों का और चंदा साहब का अधिकार हो गया, क्योंकि चंदा साहब तो नवाब बन गया पर मोहम्मद अली उसका बेटा बच के उधर भाग गया त्रिचिनापल्ली। तो अब अर्काट पर ही अधिकार कर लिया इन लोगों ने और अर्काट इनके कब्जे में आ जाता है। परंतु 1752 ईस्वी में अंग्रेजों की सेना आती है और उसका सेनापति होता है स्ट्रिंगर लॉरेंस जो है वो आता है और त्रिचिनापल्ली को बचा लेता है और फ्रांसीसी सेना ने अब देखिए अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। डुप्ले जो है उसका घमंड थोड़ा अब टूटा। स्ट्रिंगर लॉरेंस आया और स्ट्रिंगर लॉरेंस ने आके त्रिचिनापल्ली को बचा लिया। समझ गया आप। अब चलते हैं आगे। फ्रांसीसियों ने त्रिचिनापल्ली की हानि के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया, डुप्ले को, और डुप्ले को बुला लिया गया फ्रांस वापस। भाई अब तक तुम वाह हो रही थी तुम्हारी और देश में इनके पूरा राष्ट्रवाद फैल रहा था उस टाइम। तो इन्होंने क्या किया, डुप्ले को वापस बुला लिया। बेटा डुप्ले तू आजा, तेरे बस की बात नहीं है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, है ना। वो नहीं उसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो वैसे ही इसको बुला के डुप्ले को, बेटा डुप्ले तुमसे ना हो पाएगा, तुम आ जाओ। और अब 1754 में गोडाहू को फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेज दिया गया कि गोडाहू तू जाके बात संभाल, डुप्ले के बस की बात वहाँ पर नहीं है। और 1755 में दोनों कंपनियों के मध्य संधि हो जाती है। इस प्रकार से 1755 तक ये युद्ध चलता है ना। 1749 से लेके 55 तक ये युद्ध चल जाता है। समझ गए आप, ठीक है। अब देखिए, अब बात तो ये होगी कि डुप्ले अब दूसरे इसमें हार जाता है। अब डुप्ले तो इतना महान हुआ करता था, इससे पहले वाले प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में ये जीता भी था, इसके पास शक्ति भी हुआ करती। तो क्या ऐसी बात होगी कि ये हार गया, क्या कारण हो गया? तो डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांस की हार के कई कारण दिखाए जा सकते हैं। एक तो क्या, काउंट दे लाली की जल्दबाजी। काउंट दे लाली जो है यहाँ हुआ करता था एक और गवर्नर इनका फ्रांसीसी, ये इसकी जल्दबाजी और घमंडी आदमी था काउंट दे लाली, ठीक है। दूसरी बात, जिसने पांडिचेरी में लगभग सभी फ्रांसीसी अधिकारियों को नाराज कर रखा था। इसने क्या कर रहा था, लाली ने जितने भी अधिकारी हुआ करते थे उससे किसी की नहीं बनती थी, घमंड में रहा करता था। इसकी वजह से लाली का साथ लोगों ने
कमदियास की बातों से वो सहमत नहीं हुआ करते थे, तो इनके अंदर ही फूट पड़ गई। जहाँ जहाँ फूट पड़ेगी वो कमज़ोर होंगे। जैसे इजराइल में अभी फूट पड़ी थी, इजराइल को जैसे इजराइल पर फूट पड़ी, कमज़ोर हुआ, वहाँ से गाजा स्ट्रिप से हमले होना शुरू हो गए, ठीक है ना। इनके पास धन की भी भयानक कमी हुआ करती थी, कि इनके पास फ्रांसीसियों के पास धन की कमी भी हो गई थी, जिसकी वजह से सैनिक कार्रवाई होती थी, उसमें बाधा पड़ी। फिर दक्कन से भूसी को बुलाया जाना। अब देखिए ये क्या होता है, मद्रास में लड़ने के लिए इनकी इतनी गंदी स्ट्रेटजी बनाते हैं ना। मद्रास में लड़ने के लिए हैदराबाद जो इनके कब्जे में हुआ करता था, हैदराबाद से अपनी सेना बुला लेते हैं, और जैसे ही हैदराबाद से अपनी सेना बुलाते हैं, अंग्रेज सेना वहाँ पर कब्जा कर लेती है। इतनी गंदी तो ये रणनीति बना रहे थे, इसलिए हार गए। भूसी अच्छा खासा वहाँ पर हैदराबाद में था, उसको बुला लिया यहाँ पर, इसलिए ये भी हार गए, मद्रास भी, ठीक है। सबसे बढ़कर क्या हुआ करती थी, अंग्रेज नौसेना। अंग्रेज नौसेना का कोई तोड़ नहीं था उस टाइम पे, भाई साहब, जहाँ गई अंग्रेज नौसेना छिन्न भिन्न कर दिया उसको। नौसेना के दम पे ही अंग्रेजों ने पूरे वर्ल्ड पर राज किया था, समझिए आप। और उनके लिए क्या होता था कि अंग्रेजों के जो राजा होता था ना, वो एकदम फिट बैठा रहता था, तैयार युद्ध के लिए, बस सेना प्रदान करने के लिए, कि आप तो बस मेरे को पैसे दे दो, कंपनी आप तो सेना लेके जाओ। मगर फ्रांसीसियों के साथ ऐसा नहीं हुआ करता था। फ्रांसीसियों को राजा का उतना सहयोग नहीं होता था, इनको कंपनी की ओर से ही ये सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता था। इसलिए देखिए इनका जो है फिर धन की आपूर्ति भी हो गई इनके पास, अंग्रेजों के पास में। और अंग्रेज नौसेना थी, ये एक थोड़ी सी इसमें टेक्नोलॉजी के मामले में आप आगे ले लो, या शक्ति के मामले में ले लो, ये थोड़ी श्रेष्ठ हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ें जो थी, और एक इनका नया नया आत्मविश्वास भी हुआ करता था। और इधर इनका आत्मविश्वास जो है वो कमज़ोर हुआ रहता है, क्योंकि हालांकि डुप्ले का आत्मविश्वास तो हाई रहता है बहुत, तो वो और कॉन्फिडेंस में बदल जाता है ना। लाली जो था वो घमंडी इनमें रहा, इनकी जो नीतियाँ थी वो गलत, इन्होंने स्ट्रेटेजी गलत बना ली। तो इस प्रकार से ये कमज़ोर होकर हार जाते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, ठीक है। अब दो कर्नाटक युद्ध हो गए। पहले वाले कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी लोग खूब बहुमत से जीते, आप समझो। और दूसरे वाले कर्नाटक युद्ध में, हाँ, पलड़ा किसका भारी रहा? दूसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। पहले में किसका? फ्रांसीसियों का। अब इनका अभी तो बराबर बराबर साथ चल रहा है। अब देखिए तीसरा कर्नाटक जो युद्ध है, ये तीसरा कर्नाटक युद्ध अब ये शुरू होता है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध, क्योंकि ये यूरोप में 7 सालों तक ये युद्ध चल रहा होता है। और वही ऑस्ट्रिया वगैरह का इसमें वो सारा करा धराया वाली बातें इसमें होती है। किसमें? तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है उसमें। यूरोप वगैरह में, अमेरिका वगैरह में खूब लड़ा जाता है ये वहाँ पर, और उसका फिर इफेक्ट जो आता है भारत पर भी आता है। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ने क्या हुआ, भारत में अब किसे भेज दिया गया? 1756 में काउंट दे लाली को भेज दिया गया। पहले कौन था? पहले था डुप्ले, और डुप्ले के बाद में किसे भेज दिया गया था? गोडाऊ को भेज दिया गया था। अब गोडाऊ से भी बात नहीं बनी, तो गोडाऊ के बाद में किसे भेज दिया गया? काउंट दे लाली को। लाली को भेज दिया गया। काउंट दे लाली को अगर गवर्नर जनरल बना के भारत में भेज दिया गया। उसने सबसे पहले आया, बड़ा जोश में आया काउंट दे लाली फ्रांस से। आते ही उसने सबसे पहले फोर्ट डेविस को जीत लिया। सेंट फोर्ट डेविस जो मैंने आपको बताया, इसने सेंट फोर्ट डेविस को जीत लिया और अपने आप को महान समझने लगा। हालांकि ये देखिए सेंट फोर्ट डेविस जो है ना, कुछ ज़्यादा महत्व का किला नहीं हुआ करता था अंग्रेजों का, है ना। जिस प्रकार से उनका बम्बई वगैरह में था वो सब था ना, उतना महत्व का ये किला नहीं हुआ करता था। चलो, तो उसको इसने आते ही जीत लिया। और तंजौर पर 56 लाख रुपए का बकाया जो था, उसके विवाद को लेकर युद्ध शुरू कर दिया। तंजावर नाम की जगह है ना, तंजावर कहाँ गया? तंजावर, यहीं पर तंजावर हुआ करता था, यहीं पर तंजावर हुआ करता था। तो तंजावर जो है, आगे अभी और आएगा उसमें बताऊंगा मैप में। तो तंजावर नाम की जगह थी। तंजावर के ऊपर इन्होंने 56 लाख रुपए के, भाई आपके ऊपर बकाया था, मेरे पैसे आपने नहीं दिए, इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा। इस चक्कर में उसने युद्ध शुरू कर दिया। अब युद्ध शुरू तो कर दिया, परंतु उसमें वो जीत नहीं पाए, असफल हो गए। इस असफलता के चक्कर में फ्रांसीसियों की ख्याति जो है वो कमज़ोर हो गई, ठीक है। तो मतलब फ्रांसीसी फोर्ट डेविस को जीत कर अपने आप को महान समझ रहे, तो वो यहाँ आके मात खा गए। तो अब इनका जो है फिर बदनामी हो गई इनकी। और साथ ही साथ क्या हुआ था, अब टाइम देखिए यहाँ पर 1756 से लेकर 1763 वाला काल चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, और प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव जो है
वो जीत जाता है किससे, सिराजुद्दौला से, और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और इनका कठपुतली नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब मीर जाफ़र इनकी कठपुतली पूरी, ये जैसा कहे वैसे। मीर जाफ़र ने खुले हाथों से क्लाइव को और इसके दूसरे अधिकारियों को खूब जागीरें, खूब पैसा बांटा। इसकी वजह से फ्रांसीसियों को बहुत सारे वित्तीय अधिकार वहाँ पर मिल गए। खजाना फ्रांसीसियों को क्या, अंग्रेजों को। अब अंग्रेज जो है उनके खजाने भरे हुए थे, ठीक है, और बंगाल पर इनका कब्जा भी हो गया था। इस चक्कर में अब जो है, अब बढ़त किसको हासिल हो रही थी, धीरे धीरे बढ़त हासिल हो जाती है अब अंग्रेजों को फ्रांसीसियों के ऊपर, समझ गए आप। उसके बाद में 1760 में सर आयरकूट नाम का एक ब्रिटिश सेना का अधिकारी होता है, उसके नेतृत्व में ब्रिटिश सेना आती है और वांडीवोश नाम की जगह होती है, वहाँ पर युद्ध होता है। देखिए ये रहा वांडीवोश, यहाँ पर है ना, ये यहाँ मद्रास है, ठीक। तो यहाँ पर वांडीवोश नाम की जगह पर युद्ध होता है और फ्रांसीसी बुरी तरीके से हार जाते हैं। और यहीं से ये वांडीवोश की लड़ाई है ना, यही फ्रांसीसियों की, आप समझ लो, यहीं से उल्टी गिनती शुरू। अब फ्रांसीसियों के पास वो वाली शक्ति नहीं रह जाती है। तो अगर यूपीएससी पूछ ले कि वांडीवोश की लड़ाई कब हुई, तो 1760 में। किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में। वांडीवोश कहाँ पर था, ये देखिए वांडीवोश यहाँ पर रहा है ना, मद्रास के पास में। अब इसकी वजह से 1761 में फिर फ्रांसीसी पराजित होने के बाद में पांडिचेरी में वो लौट जाते हैं और मात्र छोटी सी जगह इनके पास रहती है, यहीं पे पांडिचेरी है। तो पांडिचेरी के पास में अब इन पांडिचेरी में के ही होके ये रह जाते हैं। और साथ ही जल्दी ही माहे और जिंजी को भी अपने अधिकार में कर लेते हैं। माहे देखिए यहाँ पर, माहे पश्चिमी तट पर माहे हुआ करता था, तो माहे और जिंजी को भी अभी अपने अधिकार में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है वांडीवोश, ये है पांडिचेरी, है ना। तो वांडीवोश में इनकी लड़ाई होती है और वांडीवोश में हार जाते हैं। उसके बाद में पांडिचेरी में के ही होकर रह जाते हैं। यहाँ पर हुआ करता था माहे, है ना, यहाँ पर माहे हुआ करता था, है ना। यहाँ पर यनम, यहाँ पर कराईकल, ये तीनों मिलकर पांडिचेरी बनाते हैं। तो माहे, जिंजीवार और ये जिंजीवार का जिंजी और माहे भी अभी अपने कब्जे में कर लेते हैं। और ये ले देखे कहाँ के रह जाते हैं, ये ले देखे मात्र अब इनकी सत्ता रह जाती है पांडिचेरी के पास में, है ना, सिर्फ पांडिचेरी के होकर रह जाते हैं। इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में तीनों के बारे में देख लिया। तीन, आंग्ल कर्नाटक युद्ध। और आंग्ल कर्नाटक युद्ध क्यों हुए, क्योंकि यूरोप में जो भी राजनीतिक गठबंधन और उथल पुथल वहाँ चल रही थी, उसका एक परिणाम मात्र ही ये हुआ करते थे। साथ ही साथ में फिर हमने देखा कि यहाँ की जो स्थानीय घटनाएं होती थी वो किस प्रकार से हुई। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है, उसमें जीत किसकी होती है, फ्रांसीसियों की। और जो डुप्ले होता है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी की शक्ति बढ़ रही होती है। परंतु दूसरा जो युद्ध होता है वो कर्नाटक और हैदराबाद के जो उत्तराधिकार का जो मामला हुआ करता था, उसमें दखलंदाजी की वजह से वो युद्ध उत्पन्न हो जाता है। और उसमें फिर बढ़त किसको हासिल हो जाती है, अंग्रेजों को। और फिर इसके वजह से डुप्ले को बुला लिया जाता है, फिर गूडो को भेजा जाता है, और गूडो के बाद में काउंट लाली को भेजा जाता है। और लाली को फिर ये लाल करके अंग्रेज यहाँ से भेज देते हैं और इनसे सब कुछ छीन लेते हैं। जिंजी इनसे छीन लिया, माहे इनसे छीन लिया, और इनके पास सिर्फ और सिर्फ रह गया पांडिचेरी, है ना। 1760 की वांडीवोश की लड़ाई में अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से फ्रांसीसी को हरा दिया और अब फ्रांसीसी कोई मुख्य शक्ति इनके सामने नहीं रह गए। अब अंग्रेजों के सामने कोई बचा है तो वो बचा है सिर्फ और सिर्फ भारत के जो स्थानीय राजा वगैरह हुआ करते थे, उनसे अब इनको निपटना बाकी है। जो इनके समकक्ष जो यूरोपीय हुआ करते थे, उनसे तो अब तक ये निपट चुके हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। कल हम देखेंगे किस प्रकार से बंगाल का जो नवाब होता है उसमें प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, फिर किस प्रकार से इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बारे में भी हम एक, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, पर एक गंभीर रूप से एक बड़ा विस्तृत चर्चा उनके बारे में कर लेंगे। तो यूपीएससी में अगर कहीं से भी सवाल बने तो आप उसे टैकल कर पाओ। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। अगर इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना चैनल है उसकी लिंक डाल रखी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप हम लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई, बंधु, सखा, दोस्त, मित्र कोई है जो यूपीएससी की, पीसीएस की या किसी भी कंपटीशन जो होती है उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उसे ये सजेस्ट कर सकते हैं चैनल, है ना। कंसेप्ट अगर मान लीजिए एसएससी वाला भी है
तो अगर बहुत सारे फैक्ट मैंने नहीं पढ़ाए हैं, वैसे तो एग्जाम की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण है मैंने पढ़ा दिए, मगर सिर्फ फैक्ट्स अगर रखने बैठेगा कोई आदमी तो उसे याद नहीं होंगे। कहानी उसके पीछे होनी चाहिए याद, कहानी आपको याद है। अब आपको वॉन्डे की लड़ाई जो है ना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि वॉन्डे की लड़ाई में क्या हुआ था, किस प्रकार से लाली को लाल करके भेज दिया गया था, है ना, इस प्रकार से। तो आप उन्हें भी ये सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई सलाह देनी हो या कोई देनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।